नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फूल गोभी की। ये सब्जी हम सबके किचन में तो बहुत आम है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पौधा है। बाहर से भले ये साधारण लगे, पर इसकी सफल खेती के पीछे काफी विज्ञान और बारीकियां छिपी हैं। खासकर इसकी पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है, वो इसे काफी खास बना देती है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसकी वानस्पतिक पहचान से शुरू करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया किस्म बोट्राइटिस। यही है ना? जी, ब्रासिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। और ये ब्रासिकेसी या जिसे पहले क्रूसीफेरी कहते थे, उस कुल का सदस्य है। मतलब गोभी, सरसों, मूली वाला परिवार। हाँ, वही परिवार। और अगर हम इसकी आनुवांशिक बनावट देखें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 होती है। 2n = 18? जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये संख्या इसकी विशेषताओं और प्रजनन क्षमता का आधार तय करती है। तुलनात्मक रूप से देखें तो ये बहुत ज्यादा जटिल जीनोम नहीं है, जो प्रजनन कार्यक्रमों के लिए एक तरह से सुविधा देता है। अच्छा, और वो हिस्सा जिसे हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कर्ड, ये सुनने में तो दही जैसा लगता है, पर है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये असल में फूल गोभी का अपरिपक्व पुष्पक्रम है। मतलब फूलों का एक घना गुच्छा जो अभी पूरी तरह खिला नहीं है। इसका प्रकार रिसीमोस होता है। रिसीमोस। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और चुनौती भी छुपी है। एक और बात, क्या ये सच है कि गोभे वर्गीय फसलों के ज्यादा सेवन से गलगंड यानी गॉइटर का खतरा रहता है? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है। इन फसलों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें गोइट्रोजन कहते हैं, जो शरीर में आयोडीन के इस्तेमाल में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए संतुलित मात्रा में सेवन ठीक है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से थायराइड की समस्या हो। पकाकर खाने से इनका असर कम हो जाता है। अच्छा, ये जानना जरूरी था। तापमान और प्रकाश अवधि मतलब दिन की लंबाई के प्रति इसकी अत्यधिक संवेदनशीलता। अच्छा, कैसे? देखिए, कर्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होने के लिए एक खास तापमान सीमा लगभग 17 से 20 डिग्री सेल्सियस बेहद जरूरी है। इससे कम या ज्यादा तापमान कर्ड के विकास और उसकी क्वालिटी पर बुरा असर डाल सकता है। ओहो, तो मतलब सही समय पर सही किस्म का चुनाव और तापमान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब सीधे खेत में चलते हैं, यानी इसकी खेती या एग्रोनॉमी की बात करते हैं। इसे मौसम कैसा पसंद है? स्रोत बताते हैं कि ठंडी और नम जलवायु। हाँ, ठंडी और नम जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी है। और मिट्टी? मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी की बात करें तो गहरी दोमट मिट्टी बढ़िया रहती है, जिसमें जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर भरपूर हो और पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, वो आदर्श है। पानी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मिट्टी का पीएच यानी उसकी अम्लता या क्षारीयता वो 5.5 से 6.6 के बीच होनी चाहिए। मतलब थोड़ी एसिडिक से लगभग न्यूट्रल। ठीक है, तापमान का दायरा क्या रहता है? वैसे तो ये 5-8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20-26 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में उग सकती है, ऐसा लिखा है। हाँ, उग तो सकती है, लेकिन वो जो 17-20 डिग्री सेल्सियस वाली गोल्डन एज है ना, वो कर्ड बनने की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस दौरान तापमान बहुत ऊपर नीचे होता है तो कर्ड या तो ठीक से बनेगा नहीं, या फिर बटनिंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। समझ गई। ये दिखाता है कि पौधा कितना संवेदनशील है टेम्परेचर को लेकर। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि भारत में लगभग पूरे साल फूल गोभी उगाई जा सकती है, क्योंकि इसकी अलग अलग मौसमों के लिए किस्में विकसित की गई हैं, अगेती, मध्यावधि और पछेती। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से हमें अलग अलग समय पर फूल गोभी मिलती रहती है। कुछ उदाहरण देखें तो अगेती किस्मों में पूसा दीपाली, अर्ली कुंवारी जैसी हैं, जो सितंबर-अक्टूबर तक तैयार हो जाती हैं। अच्छा। मध्य अवधि जो नवंबर में आती है, उसमें पूसा अगहनी, इम्प्रूव जापानीज प्रमुख हैं। और पछेती किस्मों में पूसा स्नोबॉल या पूसा हिमज्योति जैसी किस्में हैं, जो सर्दियों के बाद मतलब जनवरी से अप्रैल तक मिलती हैं। पहाड़ों के लिए भी अलग किस्में होंगी? हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्नोबॉल या ऊटी वन जैसी किस्में भी हैं। ये विविधता दिखाती है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस संवेदनशील फसल को अलग अलग जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। और बुआई का समय भी फिर इन्हीं किस्मों पर निर्भर करता होगा? बिल्कुल। अगेती के लिए मई जून, पछेती के लिए जुलाई अगस्त और मध्य अवधि के लिए सितंबर अक्टूबर से ही समय माना जाता है। बीज कितना लगता है, मतलब सीड रेट, इसमें भी फर्क होता होगा? हाँ, बीज की मात्रा वो भी किस्म के अनुसार बदलती है। मोटे तौर पर अगेती किस्मों के लिए थोड़ा ज्यादा बीज लगता है, शायद 600-700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि मध्य और पछेती किस्मों के लिए कुछ कम, करीब 300 से
500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एक स्रोत औसतन 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर भी बताता है। तो ये किस्म और उगाने के तरीके पर निर्भर करेगा। बीज बोने से पहले नर्सरी तैयार करना एक बहुत अहम चरण है ना? यहीं पौधे का स्वस्थ बचपन तय होता है। एकदम सही कहा। नर्सरी बहुत जरूरी है। पारंपरिक तरीके में खेत के एक छोटे हिस्से लगभग 100 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर में नर्सरी बनाते हैं। इसमें खूब सारी गोबर की खाद मतलब FYM डालते हैं। संतुलित उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम और बोरॉन भी मिलाए जाते हैं। क्यों, शुरू से ही? हाँ, ताकि शुरुआत से ही पौधे को पूरा पोषण मिले और बाद में जो दिक्कतें आती हैं जैसे विपटेल या ब्राउनिंग, उनसे बचा हो। बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करके उठी हुई क्यारियों में बोते हैं। और सबसे जरूरी बात, नर्सरी की जमीन क्लब रूट जैसी बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आजकल तो वो प्रोट्रे वाला सिस्टम भी काफी चल रहा है, खासकर हाइब्रिड किस्मों के लिए। जी, संरक्षित नर्सरी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। शेड नेट हाउस के अंदर प्रोट्रे इस्तेमाल करते हैं। इनमें छोटे छोटे खांचे होते हैं। इन ट्रे में मिट्टी की जगह स्टरलाइज्ड कोकोपीट, नीम की खली और जैविक खाद जैसे एजोस्पिरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया का मिश्रण भरते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इससे एक तो बीमारियों का खतरा कम होता है क्योंकि माध्यम स्टरलाइज्ड होता है। दूसरा, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, एकदम रूट बॉल बन जाता है। अच्छा, बीज उपचार भी जरूरी है। हाँ, बीजों को गर्म पानी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या फिर जैविक एजेंट जैसे एजोस्पिरिलम से उपचारित करना बीज जनित रोगों से बचाव में मदद करता है। नर्सरी में पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं रोपाई के लिए? आमतौर पर 30 से 40 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि कुछ किस्मों के लिए ये समय थोड़ा कम, जैसे अगेती के लिए 25 दिन या ज्यादा पछेती के लिए 45 दिन भी हो सकता है। सही उम्र के पौधे लगाना जरूरी है। क्यों? अगर ज्यादा उम्र के पौधे लगा दिए तो? अगर जरूरत से ज्यादा बड़े मतलब ओवर एज्ड पौधे लगाए तो उन्हें खेत में जमने में झटका लगता है और बटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। मतलब छोटा सा ही फूल बन के रह जाएगा। ओह, तो सही समय पर रोपाई जरूरी है। और खाद पानी मतलब पोषण प्रबंधन? पोषण प्रबंधन यानी खाद और उर्वरक देना भी बहुत अहम है। एक सामान्य सिफारिश है कि नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटाशियम K का अनुपात लगभग 17.5-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो। 17.5, 80। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। असल मात्रा तो मिट्टी की जांच के आधार पर और क्षेत्र के हिसाब से तय होती है। महत्वपूर्ण ये है कि पूरी खुराक एक बार में ना देकर कुछ हिस्सा बुआई के समय, जिसे बेसल डोज कहते हैं, और बाकी का हिस्सा बाद में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर दिया जाए। अच्छा। गोबर की खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण देना भी बहुत जरूरी है, खासकर बोरॉन और मोलिब्डेनम, जिनकी कमी से काफी दिक्कतें आती हैं। सिंचाई कितनी बार करनी पड़ती है? पानी की जरूरत कैसी है? आमतौर पर हफ्ते में एक बार सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब मौसम सूखा हो। आजकल ड्रिप सिंचाई बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, पानी की बचत होती है और खरपतवार भी कम होते हैं। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं कुछ खास प्रक्रियाओं पर जो फूल गोभी की खेती को और दिलचस्प बनाती हैं। एक है ब्लांचिंग। ये क्या होता है? ब्लांचिंग, हाँ, ये एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जब कर्ड मतलब वो फूल वाला हिस्सा बनना शुरू होता है तो उसे पौधे की बाहरी पत्तियों से ही ढक दिया जाता है। पत्तियों से ढक देते हैं? क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कर्ड पर सीधी धूप न पड़े। धूप पड़ने से वो पीला हो जाता है, ढकने से वो आकर्षक सफेद बना रहता है और बाजार में सफेद कर्ड की मांग ज्यादा होती है, अच्छा दाम मिलता है। अच्छा, तो ये मार्केटिंग के लिए भी जरूरी है? हाँ, कह सकते हैं। ये काम खासकर अगेती किस्मों में करना पड़ता है क्योंकि उनकी पत्तियां कर्ड को पूरी तरह नहीं ढक पाती। पछेती या स्नोबॉल टाइप किस्मों में पत्तियां प्राकृतिक रूप से कर्ड को ढक लेती हैं, तो उनमें ब्लांचिंग की जरूरत कम पड़ती है या नहीं पड़ती। समझ गई। ये तो हुई कर्ड को सुंदर बनाने की बात। एक और शब्द सुनने में आता है, स्कूपिंग। इसका क्या मतलब है? ये भी करते हैं क्या? स्कूपिंग थोड़ी अलग प्रक्रिया है और आमतौर पर ये तब की जाती है जब बीज बनाना हो, मतलब बीज उत्पादन के लिए। अच्छा। इसमें क्या करते हैं? इसमें कर्ड के बीज के छोटे से हिस्से को चम्मच या चाकू जैसे किसी औजार से निकाल दिया जाता है, स्कूप आउट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि फूल के डंठल को बाहर निकलने और विकसित होने में आसानी होती है, जिससे आगे चलकर बीज बन सकें। आम खेती में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओह अच्छा, ये बीज उत्पादन के लिए है। तो ये तो हुई अच्छी फसल उगाने की तकनीकें। चलिए अब कुछ फटाफट तथ्य और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाइब्रिड किस्मों के विकास में नर बंध्यता यानी मेल स्टेरिलिटी का बड़ा योगदान रहा है। इसे पियर्सन ने 1981 में फूलगोभी में विकसित किया था। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसने संकर बीज उत्पादन को काफी आसान और सस्ता बना दिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी आती होंगी, जैसे कीड़े मकोड़े और बीमारियां।
बिल्कुल आती हैं। कई कीट फूलगोभी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कटवर्म जो छोटे पौधों को जमीन के पास से काट देता है। रात में निकलता है ये। ओह, फिर एफिड्स या माहू वो पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते। इनके लिए लाइट ट्रैप या पीले चिपचिपे ट्रैप लगा सकते हैं। नीम तेल का स्प्रे भी कारगर है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक स्प्रे भी करते हैं। और एक नाम जो गोभी वर्गीय फसलों के साथ हमेशा जुड़ता है, डायमंड बैक मोथ या डीबीएम। ये तो बहुत परेशान करता है, सुना है। हाँ, डीबीएम काफी बड़ी चुनौती है। ये छोटा सा कीट पत्तियों को खाकर जालीदार बना देता है, पूरी फसल खराब कर सकता है। इसके नियंत्रण के लिए समन्वित कीट प्रबंधन मतलब आईपीएम अपनाना सबसे अच्छा है। आईपीएम में क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे सरसों जैसी फसल को साथ में उगाना ताकि कीट पहले उस पर जाए, फेरोमोन ट्रैप लगाना ताकि नर कीट पकड़े जाएं, डाइडेग्मा जैसे मित्र कीटों को छोड़ना जो डीबीएम के लार्वा को खाते हैं। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक जैसे एनएसके का प्रयोग, और अगर बहुत ज्यादा प्रकोप हो तो सुरक्षित रासायनिक कीटनाशक जैसे कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर जैविक कीटनाशक बैसिलस थोरिंजियंसिस जिसे बीटी कहते हैं उसका स्प्रे करना शामिल है। काफी कुछ करना पड़ता है डीबीएम के लिए। कीटों के अलावा बीमारियां भी लगती होंगी। हाँ, बीमारियां भी लगती हैं। क्लब रूट एक प्रमुख बीमारी है, खासकर अम्लीय मिट्टी में। यह एक फंगस से होती है जो जड़ों में गांठें बना देती है। गांठें? उससे क्या होता है? उन गांठों की वजह से पौधा पानी और पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाता और बौना रह जाता है, सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी का उपचार करना पड़ता है। जैविक एजेंट जैसे स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है फसल चक्रण। फसल चक्रण मतलब बस खेत में 3-4 साल तक गोभी वर्गीय कोई भी फसल ना लगाएं ताकि मिट्टी से वो बीमारी खत्म हो जाए। अच्छा, और कोई बीमारी? पत्तियों पर धब्बे यानी लीफ स्पॉट और झुलसा यानी लीफ ब्लाइट जैसी बीमारियां भी आम हैं, जिनके लिए मैंकोजेब या कार्बनडाजिम जैसे फफूंदनाशक का स्प्रे किया जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि कीटों और बीमारियों से भी ज्यादा फूलगोभी को अक्सर शारीरिक विकार यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स परेशान करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये विकार किसी कीड़े या बीमारी से नहीं होते, बल्कि पौधे को सही पोषण न मिलने या वातावरण में गड़बड़ी के कारण होते हैं। ये सीधे तौर पर पौधे की जो संवेदनशीलता है ना, उसी से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे कौन से विकार? एक एक करके समझते हैं। जरूर। एक है ब्लाइंडनेस। इसमें पौधे की बढ़ने वाली मुख्य कली ही खराब हो जाती है, तो कर्ड बनता ही नहीं, पौधा बस बढ़ता रहता है बिना फूल के। ऐसा क्यों होता है? ये ज्यादा ठंड पड़ने से या किसी कीट के हमले से या फिर नर्सरी में पौधे को संभालते समय चोट लगने से हो सकता है। एक और आम समस्या सुनी है, बटनिंग। इसमें छोटे छोटे बटन जैसे फूल रह जाते हैं। हाँ, बटनिंग। इसमें पौधा छोटा रह जाता है और उसमें बहुत छोटा बटन जैसा कर्ड बनता है जो आगे बढ़ता नहीं। ये अक्सर तब होता है जब नाइट्रोजन की कमी हो या अगेती किस्मों को देर से बोया जाए या फिर नर्सरी में पौधे जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हों और उन्हें रोपाई के समय झटका लगे। मतलब कई कारण हो सकते हैं बटनिंग के। खोखला तना भी एक समस्या है, तना खोखला हो जाता है। जी हाँ, इसमें तना और कभी-कभी कर्ड भी अंदर से खोखला हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये नाइट्रोजन ज्यादा देने और बोरॉन की कमी के कारण होता है। संतुलन बिगड़ जाता है। बोरॉन की कमी? अच्छा, और वो विप्टिल, नाम बड़ा अजीब है, चाबुक जैसी पूंछ। हाँ, विप्टेल। इसमें पत्ती का जो चौड़ा हिस्सा होता है जिसे ब्लेड कहते हैं, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता। केवल बीच की मोटी नस रह जाती है जो चाबुक यानी विप की तरह दिखती है। ओह, ये क्यों होता है? ये मोलिब्डेनम नाम के सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है। मोलिब्डेनम या MO, खासकर जब मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो, एसिडिक हो। सोडियम मोलिब्डेट के स्प्रे से इसे ठीक किया जा सकता है। तो मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है, पोषक तत्वों की कमी से और भी समस्याएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल। मैग्नीशियम Mg की कमी से निचली पत्तियों पर पीले धब्बे मतलब क्लोरोसिस आ जाते हैं। बोरॉन B की कमी से ब्राउनिंग या ब्राउन रॉट होता है। इसमें तने और कर्ड पर भूरे पानी जैसे धब्बे बनते हैं और कर्ड का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। बोरेक्स का स्प्रे इसका उपाय है। ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से, ठीक है। एक और स्थिति है राइजीनेस। इसमें कर्ड ठोस और चिकना होने के बजाय दानेदार खुरदुरा सा हो जाता है, जैसे चावल के दाने बिखरे हों। अच्छा, ऐसा क्यों? ये ज्यादा नाइट्रोजन देने से या तापमान में अचानक उतार चढ़ाव होने से हो सकता है। कर्ड मैच्योर होने से पहले ही फूल खिलने लगते हैं एक तरह से। बाप रे, तो मतलब संतुलित पोषण और सही देखभाल ना हो तो फूलगोभी कई तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करती है। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील पौधा है। पैदावार कितनी मिल जाती है? इसमें काफी अंतर दिखता है आंकड़ों में। हाँ, पैदावार में काफी अंतर होता है। ये किस मौसम और आपने खेती कैसे की है, मतलब प्रबंधन, इस पे बहुत निर्भर करता है। मोटे तौर पे कहें तो अगेती किस्मों से 10-15 टन प्रति हेक्टेयर मिल सकती है, जबकि मध्य अवधि या पहाड़ी क्षेत्रों की किस्मों से 20-30 टन प्रति हेक्टेयर तक भी उपज मिल सकती है। 1 टन मतलब 10 क्विंटल। काफी अंतर है और इसे
ताज़ा रखने के लिए भंडारण कैसे करते हैं? इसे अगर लंबे समय तक रखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और बहुत ज्यादा नमी, करीब 95 से 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखने से ये कई दिनों तक ताज़ा रह सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? फूल गोभी सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक बड़ा ही संवेदनशील पौधा है जिसे खास तापमान, मिट्टी और पोषण की जरूरत होती है।